वेलकम फ्रेंड्स, मैं विकास अरोड़ा आज के सेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है फीमेल इंश्योरेंस। उसको सिर्फ हमें 5 रूपों में देखना है कि वो A1 कैटेगरी में आती है, A2 में आती है, A3 में आती है या B1 या B2। जैसे आपके हाथ की मुट्ठी है ना कि 4 फिंगर्स एक थंब, तो ये आपको मान के चलना है कि महिला को 5 श्रेणियों में बांटा हुआ है, A1, A2, A3, B1, B2। फ्रेंड्स, जो हमने बात की A1, A2, A3, इन तीनों कैटेगरीज में ये इंपॉर्टेंट है कि तीनों अर्निंग वाली महिलाएं हैं। जब भी कोई महिला अर्निंग करती होगी तो ये सोच लीजिएगा वो A1, A2, A3 में से किसी न किसी कैटेगरी में आएगी। करेक्ट। अब हम A1 की बात करते हैं। A1 मीन्स A1 या तो ITR फाइल करती होंगी, प्रोफेशनल होंगी, CA, कंपनी सेक्रेटरीज, डॉक्टर, इंजीनियर, वटेवर, गवर्नमेंट सर्विस में होंगी, MNC में जॉब कर रही होंगी या किसी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में या किसी इन्वेस्टमेंट से उनकी एक ऑथेंटिक इनकम आती होगी। A2 हैविंग ऑन इनकम कि दैट कैन बी असर्टेन्ड, आय अर्जित करती हैं, उसका वो प्रूफ उनके पास होगा। A3 मीन्स हैविंग ऑन इनकम बट दे डोंट हैव एनी प्रूफ, दे कैन नॉट प्रूव व्हाट इज देयर इनकम, तो उनके पास इनकम कैलकुलेट करने का कोई माध्यम नहीं है, तो A3 में आएगी दोस्तों। A1, A2, A3। B1 और B2 ये दोनों कैटेगरी दोस्तों हाउसवाइफ या नॉन अर्निंग कैटेगरी की है। A1, A2, A3 मीन्स अर्निंग महिला, पैसा कमाने वाली महिला। B1, B2 मीन्स जो पैसा नहीं कमाती हैं ऐसी महिलाएं या फिर वो हाउसवाइफ हैं। फ्रेंड्स, 5 तरह की कैटेगरीज हमने देखी है और उसको हमने 4 भागों में बांटा है। हर कैटेगरी का क्राइटेरिया क्या होगा, उसको कौन से प्लान दे सकते हैं, इनकम प्रूफ के रूप में वो हमको क्या देंगे, क्या कंडीशंस होंगी या क्या रिक्वायरमेंट होगी उस क्राइटेरिया को फुलफिल करने की। स्टार्ट करते हैं। फीमेल कैटेगरी A1 मतलब A1 ऐसी महिला या तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में नौकरी करती होंगी, ऐसी महिला MNC में या रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में होंगी, प्रोफेशनल होंगी, ITR फाइल करती होंगी या उनकी इनकम इन्वेस्टमेंट के थ्रू होगी या प्रॉपर्टी थ्रू होगी। प्रॉपर्टी मीन्स जैसे बोले तो रेंटल इनकम। और उनको कौन से प्लान दिए जा सकते हैं दोस्तों A1 कैटेगरी को? ऑल प्लान्स, ऑल राइडर्स अलाउड, कोई रेस्ट्रिक्शन LIC ने नहीं की है। दूसरा पॉइंट क्या है, ऐसी महिला को जो हमारे एडल्ट मेल लाइफ्स हैं उसके समतुल्य माना जाएगा, उसके इक्वल माना जाएगा। A1 कैटेगरी में ये हमेशा ध्यान रखना है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इनकम प्रूफ में क्या देंगे, ITR दे सकते हैं, फॉर्म 16 दे सकते हैं 3 साल का, 3 महीने की सैलरी स्लिप दे सकते हैं। अगर कंपनी ने आई कार्ड दिया है तो एक्सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के रूप में लगा दीजिए। अगर किसी इन्वेस्टमेंट से इनकम है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट से हो, रेंटल हो, उसका प्रूफ लगा दीजिए, उसकी ITR हमको दे दीजिए। मान लेते हैं रेंटल इनकम है तो उसका रेंट एग्रीमेंट एक्सपोर्टिंग प्रूफ में लग जाएगा। तो A1 कैटेगरी का जब भी मान्यता प्राप्त होगी जब वो उनको इनकम प्रूफ देंगे। कंडीशन, उनको स्टैंडर्ड एज प्रूफ देना होगा। स्टैंडर्ड एज प्रूफ मीन्स कि जहां फुल डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो। वोटर ID कार्ड इज नॉट ए स्टैंडर्ड एज प्रूफ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड केसेस। ऐसी महिलाएं जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और जो 2 करोड़ से ऊपर का इंश्योरेंस चाहते हैं तो उनको जो कंसर्न ब्रांच होगी, जो उसके इंचार्ज होंगे, वो एक लेटर फॉर्मेट पे अपना रिकमेंडेशन भी साथ में देंगे। A1 के बाद आते हैं हम फीमेल कैटेगरी A2 पर। A2 मतलब हैविंग ऑन इनकम दैट कैन बी असर्टेन्ड, मतलब उनकी इनकम को कैलकुलेट किया जा सकता है, ज्ञात किया जा सकता है और उसका वो प्रूफ उपलब्ध है, अवेलेबल है। और उनको भी हम सारे प्लान्स और राइडर्स दे सकते हैं, किसी प्लान को देने की या राइडर को देने की मनाही नहीं की गई है A2 कैटेगरी की। तीसरी बात, टोटल रेटेड अप सम एश्योर्ड, कितना उनको उनके लाइफ टाइम में इंश्योरेंस दिया जा सकता है, ये हमेशा ध्यान रखना है। 50 लाख मैक्सिमम इंश्योरेंस दे सकते हैं। उनको हम टर्म इंश्योरेंस भी दे सकते हैं, लेकिन अगर हम टर्म इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं नेक्स्ट लाइन में हम देख सकते हैं कि मैक्सिमम 25 लाख का टर्म प्लान दे सकते हैं या मैक्सिमम 25 लाख के उनको हम राइडर दे सकते हैं। ये हमेशा आपने ध्यान रखना है। A2 की मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 50 लाख, और A1 की कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। फीमेल कैटेगरी A2 इनकम प्रूफ हमको देना होगा, जो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, इसमें से कोई भी वो एक प्रूफ इनकम प्रूफ के रूप में दे सकते हैं। सैलरी स्लिप दे दें, पेंशन प्रूफ यदि वो पेंशनर हैं, CA सर्टिफिकेट दे दें। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा आपकी नॉलेज के लिए, PFQ लिखा है मैंने, ये किस्म का एक फॉर्मेट है, एनेक्सचर है जो ब्रांच से ले सकते हैं। पर्सनल फाइनेंशियल क्वेश्चनियर, उसके अंदर ऐसी कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका वो जवाब देती है और ब्रांच को सेटिस्फाई कर लेती है, तो इसको भी LIC इनकम प्रूफ के रूप में कंसीडर कर लेती है।
तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों हमेशा के लिए, PFQ। दूसरा पॉइंट इनकम प्रूफ के लिए बैंक की पासबुक, वो करंट अकाउंट की होगी अगर वो बिजनेस करते हैं तो, या सेविंग बैंक में जहाँ उनकी सैलरी क्रेडिट होती है, बट 3 मंथ्स की चाहिए दोस्तों। थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एनेक्स्चर 1, ऐसी महिलाएं जो A2 कैटेगरी में है, जो आय तो अर्जित करती हैं और इनकम का प्रूफ भी है, उसके बावजूद भी एक एनेक्स्चर 1 लगेगा, जिसमें क्वेश्चन जो संबंधित होंगे उनके बिजनेस से, उनके फैमिली पर्टिकुलर्स होंगे, सोर्स ऑफ इनकम होगा, और ये साइन किया जाएगा कंसर्न एजेंट और डेवलपमेंट ऑफिसर के द्वारा। एनेक्स्चर 1 हमेशा ध्यान रखिए, A2 कैटेगरी में एनेक्स्चर 1 भी लगता है। ये दोस्तों एक फॉर्मेट मैं आपको दिखा रहा हूँ एनेक्स्चर 1 का। फ्रेंड्स कंडीशन क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट, जैसा A1 में था स्टैंडर्ड एज प्रूफ रिक्वायर्ड है, इसके अंदर भी स्टैंडर्ड एज प्रूफ चाहिए, मींस फुल डेट ऑफ बर्थ। और जो थंब रूल याद करना है A2 का वो ये है कि यदि भी सेकंड पॉइंट में आप देख सकते हैं, यदि किसी को टर्म प्लान चाहिए, टर्म एडर चाहिए, उनका मिनिमम 10th पास होना जरूरी है। एग्जाम्पल लेते हैं, कोई महिला 8वीं पास है, वो जॉब करती है, हमको सैलरी स्लिप भी दे रही है, इनकम प्रूफ भी दे रही है, और ना ही उनको हम टर्म राइडर दे पाएंगे, ना ही उनको हम टर्म प्लान दे पाएंगे। एक छोटा सा नोट लिखा है, फंडिंग फ्रॉम हस्बैंड्स इनकम इज अलाउड। विवाहित महिला अपने हस्बैंड के थ्रू भी अगर वो प्रीमियम भरना चाहती हैं, हेल्प लेना चाहती हैं, तो वो ले सकती हैं। अब आते हैं कैटेगरी A3। A3 मीन्स इनकम तो है लेकिन वी कैन नॉट असरटेन, वी डोंट हैव एनी प्रूफ, हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है कि उनकी कितनी इनकम है। प्लान्स, ओनली सेविंग प्लान्स अलाउड, सिर्फ उनको सेविंग प्लान दे सकते हैं। टर्म प्लान, टर्म राइडर, PWB राइडर नॉट अलाउड। और थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कितना हम उनको इंश्योरेंस दे सकते हैं ऐसी महिलाओं को जो कमाती तो हैं लेकिन प्रूफ नहीं दे सकती, वो डिपेंड करेगा उनकी एजुकेशन के ऊपर। यदि ऐसी महिला 12वीं पास या अबव उनकी क्वालिफिकेशन है तो उनको मैक्सिमम 15 लाख तक का TRS दे सकते हैं। एग्जाम्पल, मान लो ऐसी महिला 12वीं पास तो है और उसने 10 लाख का पहले इंश्योरेंस एलआईसी ले रखा है, तो ऐसी महिला को आप 5 लाख से अधिक का इंश्योरेंस नहीं दे पाएंगे। TRS का दोस्तों ये मतलब होता है। और ऐसी महिला 12वीं पास से कम है तो उनकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो 10 लाख की रहेगी। फ्रेंड्स एक क्वेश्चन पूछूं आपसे, A2 में कितनी मैक्सिमम लिमिट थी? A1 में तो कोई लिमिट नहीं है, A2 में दोस्तों A2 में थी मैक्सिमम लिमिट 50 लाख की, और A3 में हमने डिवाइड किया है उनकी एजुकेशन के अनुसार। 12वीं पास या उससे ऊपर है तो 15 लाख, 12वीं पास से नीचे तो मैक्सिमम 10 लाख का उनको TRS से दे सकते हैं। एज प्रूफ के रूप में दोस्तों वो हमको कुछ भी दे सकते हैं, चलेगा। एनेक्स्चर 1 इसमें भी लगेगा। एक थंब रूल याद रखिए, एनेक्स्चर 1 कहाँ लगेगा? A2 में और A3 में। और प्रूफ ऑफ एजुकेशन इज रिक्वायर्ड। जब कोई महिला ये कहती है 12वीं पास हूँ या अबव हूँ और वो हमसे बीमा लेने आती हैं, तो A3 कैटेगरी में हम उस केस में उनसे प्रूफ ले लेंगे ताकि उनको हम 15 लाख तक का मैक्सिमम इंश्योरेंस दे सके। फ्रेंड्स अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं फीमेल कैटेगरी B1। दोस्तों B1 कैटेगरी में हाउसवाइफ महिलाएं आती हैं जिनकी खुद की कोई इनकम नहीं होती है, उनकी LIC का प्रीमियम उनके हस्बैंड के द्वारा डिपॉजिट किया जाता है। दोस्तों B1 कैटेगरी में महिलाओं की मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। फ्रेंड्स ऐसी महिलाओं को हर प्रकार का LIC प्लान दिया जा सकता है और टर्म राइडर भी दिया जा सकता है। फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, B1 कैटेगरी को PWB राइडर नहीं दिया जा सकता, प्लीज नोट इट डाउन। फ्रेंड्स B1 कैटेगरी को मैक्सिमम टोटल इंश्योरेंस दिया जा सकता है 1 करोड़ तक का, जिसमें टर्म प्लान्स भी इंक्लूडेड है। फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि B1 कैटेगरी को आप उतना ही इंश्योरेंस दे सकते हैं जितना कि उनके हस्बैंड का हो। फ्रेंड्स इसको कहते हैं मैचिंग इंश्योरेंस, जिस केस में हस्बैंड की इंश्योरेंस ना तो LIC से हो और ना ही किसी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी से हो, उस केस में हम B1 कैटेगरी को LIC की पॉलिसी नहीं दे सकते हैं। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट, B1 कैटेगरी को मैक्सिमम टर्म इंश्योरेंस जिसमें टर्म राइडर भी इंक्लूडेड हो ₹50 लाख सम एश्योर्ड तक का, या फिर हस्बैंड के टर्म इंश्योरेंस के 50% सम एश्योर्ड, दोनों में से जो भी कम हो उतना ही दिया जा सकता है। फ्रेंड्स मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूं। मान लेते हैं B1 कैटेगरी को यदि 25 लाख
सम एश्योर्ड का टर्म इंश्योरेंस प्लान चाहिए, तो उस कंडीशन में हस्बैंड का टर्म इंश्योरेंस 50 लाख का होना जरूरी है, तभी ऐसी महिला को आप 25 लाख सम एश्योर्ड तक का टर्म इंश्योरेंस प्लान दे सकेंगे। फ्रेंड्स प्लीज नोट इट डाउन। रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी इस केस में? B1 कैटेगरी के लिए भी हमको स्टैंडर्ड एज प्रूफ चाहिए। प्रूफ ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन मस्ट, क्योंकि B1 का तो मतलब है ना ग्रेजुएट और अबव, पैन कार्ड जरूर होना चाहिए। और उसके साथ साथ जब ऐसे केसेस को कंसिडर करना है हाउस वाइफ की, जो बड़े केसेस की मैं बात कर रहा हूँ, उनके पास यदि पासपोर्ट है, क्रेडिट कार्ड है, मेडिक्लेम पॉलिसी है, तो ऐसे केसेस को वेटेज LIC देती है। फ्रेंड्स इनकम प्रूफ, क्योंकि हस्बैंड इसमें प्रपोजर है और वाइफ की वो पॉलिसी ले रहा है, हमको ये भी चेक करना होगा कि हस्बैंड की इतनी सफिशिएंट इनकम जरूर हो जिससे कि वो अपनी खुद की, अपने बच्चों की और वाइफ की पॉलिसी का प्रीमियम भर सके। B2 कैटेगरी, B1 में था कि ग्रेजुएट, अब B2 मींस हाउसवाइफ, नॉन अर्निंग फीमेल प्लस बिलो ग्रेजुएट। एज प्रूफ ऑल अलाउड, और A3 के अंदर भी एज प्रूफ सारे अलाउड थे, बाकी सब में स्टैंडर्ड एज प्रूफ। प्लान्स, टर्म प्लान एंड ऑल लेटर्स नॉट अलाउड। मैक्सिमम सम एश्योर्ड कितना दे सकते हैं? दैट इज 60 lakhs, दैट इज अगेन इक्वल टू हस्बैंड्स इंश्योरेंस। जितना हस्बैंड का इंश्योरेंस होगा उसके ही समतुल्य दे पाएंगे। और मान लीजिए हस्बैंड का 5 लाख का है, वो वाइफ को कहते हैं 10 लाख की पॉलिसी कर दो, मेरी वाइफ हाउस वाइफ है, दोस्तों दे पाएंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखना है आपने कि मैचिंग इंश्योरेंस का जो कंसेप्ट है वो फीमेल कैटेगरी B1 B2 में भी अप्लाई होता है। इनकम प्रूफ अगेन जैसे B1 में था वैसे B2 में है कि हमें हस्बैंड की इनकम को देखना होगा कि वो अपनी धर्मपत्नी की और बच्चों की पॉलिसी देने के लिए सामर्थ्य है, सक्षम है या नहीं, उसकी कंसर्न में हम लोग प्रूफ देखते हैं। फ्रेंड्स दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फीमेल इंश्योरेंस चार्ट। आप जब भी भविष्य में फीमेल इंश्योरेंस करेंगे तो यह चार्ट आपको हमेशा काम आएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने जितने पॉइंट्स भी आपको एक्सप्लेन किए वह इस चार्ट में मेंशन है। आपको इस चार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप ले सकते हैं। फ्रेंड्स भविष्य में जब आप किसी प्रेग्नेंट लेडीज की LIC करेंगे तब आपको किन रूल्स व रिक्वायरमेंट्स की जानकारी होनी चाहिए, लेट्स डिस्कस। फ्रेंड्स प्रेगनेंसी के 24 वीक्स तक ही प्रपोजल फॉर्म को सबमिट किया जा सकता है। यदि प्रेग्नेंट वुमेन फीमेल कैटेगरी A1 की है तभी ऐसे प्रपोजल को कंसीडर किया जाएगा। जो अन्य फीमेल कैटेगरी से बिलोंग करती हैं उनके प्रपोजल्स को कंसीडर नहीं किया जाता। प्रेग्नेंट लेडीज के केस में प्रपोजल्स को अंडर मेडिकल कैटेगरी ही कंसीडर किया जाएगा, अर्थात FMR इस केस में कंपलसरी होगा। और फ्रेंड्स यदि स्पेशल रिपोर्ट्स आती हैं तो वह भी होंगी, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि प्रेग्नेंट लेडीज के केस में एक्सरे व CTMT के टेस्ट नहीं होंगे। प्रेग्नेंट लेडी का जिस गायनेकोलॉजिस्ट के अंतर्गत ट्रीटमेंट चल रहा है वह गायनेकोलॉजिस्ट फॉर्म नंबर 3341 फिल कर देंगे, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स इस प्रेगनेंसी के दौरान जो मेडिकल टेस्ट हुए हैं वह भी प्रपोजल फॉर्म के साथ अटैच किए जाएंगे और प्रेग्नेंट लेडी का जो लास्ट चेकअप हुआ है उसकी रिपोर्ट भी प्रपोजल फॉर्म के साथ अटैच की जाएगी। ऐसे केसेस को हायर अथॉरिटी भेजा जाता है अप्रूवल के लिए। यदि वह हमारे DMR या ZMR एडिशनल रिपोर्ट्स जैसे कि सोनोग्राफी एक्सेट्रा की रिक्वायरमेंट लगाते हैं तो वह टेस्ट भी करवाए जाएंगे। फ्रेंड्स प्रेग्नेंट लेडीज के केस में हमेशा स्पेशल मॉरल हजार्ड रिपोर्ट यानी कि फॉर्म नंबर 3251 कंपिटेंट अथॉरिटी के द्वारा फिल किया जाएगा। प्रेग्नेंट लेडीज को प्योर टर्म इंश्योरेंस, टर्म राइडर और हाई रिस्क कवर से जुड़े LIC प्लान्स नहीं दिए जा सकते हैं। प्रेग्नेंट लेडीज को प्रेगनेंसी के दौरान मैक्सिमम 1 करोड़ सम एश्योर्ड तक का ही लाइफ इंश्योरेंस कवरेज दिया जा सकता है, सब्जेक्ट टू हर मेडिकल अंडरराइटिंग, सब्जेक्ट टू हर फाइनेंशियल अंडरराइटिंग। प्लीज नोट इट डाउन। फ्रेंड्स अब डिस्कस करते हैं फीमेल कैटेगरी के अंतर्गत आने वाले कुछ स्पेशल केसेस की। नॉर्मल डिलीवरी। फ्रेंड्स नॉर्मल डिलीवरी के 3 महीने के बाद केस को प्रोसेस किया जा सकता है, इसमें 3 मंथ्स का वेटिंग पीरियड है। सिजेरियन केसेस। फ्रेंड्स
ऐसे केसेस में 6 मंथ्स का वेटिंग पीरियड है, उसके बाद केस को प्रोसेस किया जा सकता है। अबॉर्शन दोस्तों, इसमें 6 मंथ्स का वेटिंग पीरियड है और उसके पश्चात एफएमआर के साथ ऐसे केसेस को ब्रांच में प्रोसेस किया जा सकता है। फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन दोस्तों, इस ऑपरेशन की डेट से अगले 3 महीने तक का वेटिंग पीरियड होता है और 3 से 6 महीने तक ऐसे केसेस को एफएमआर के साथ ब्रांच में प्रोसेस किया जा सकता है और फैमिली प्लानिंग की डेट से 6 महीने के पश्चात किसी प्रकार की कोई मेडिकल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ब्रांच में केस को इजीली प्रोसेस किया जा सकता है बशर्ते दूसरी किसी बीमारी का ट्रीटमेंट ना चल रहा हो। दोस्तों, मुझे पूर्ण विश्वास है आज का ये टॉपिक आपके भविष्य में काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा और यदि आपने इस वीडियो से आज कुछ नया सीखा हो तो लाइक करना ना भूलें और मुझे मोटिवेट करें ऐसे ही वीडियोस बनाने के लिए। और यदि अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आज सबसे पहले सब्सक्राइब करें और उसके साथ साथ बेल आइकन प्रेस करें ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच फ्रेंड।